Hello everybody, how are you? हेलो मेरा मैम। वॉइस आ रहा है सबको? यस मैम। लोग मैम मेरी ऑडियो आ रही है? हाँ आ रही है। मैं कह रही हूँ कैसे हो सब लोग? अच्छा हम मैम। सब बढ़िया, आप बताइए आप अच्छे कैसे? मैम। लॉकडाउन में है मैम। अभी भी लॉकडाउन में है। अभी तो थोड़ा रिलीफ मिल गया यार। अब क्या लॉकडाउन है, अब तो थोड़ा कम हो गया है। मैम लेकिन कॉलेज बताओ आना पढ़ाई। जाना वो सब तो मिस हो ही रहा है। मिस हो रहा है, बस कोई नहीं, कुछ टाइम और उसके बाद पढ़ाई की इस हफ्ते या इस हफ्ते भी नहीं की? कुछ पढ़ाई किया इस हफ्ते या इस हफ्ते मस्ती हो गई? यस मैम। नहीं मैम पढ़ाई करी। का असाइनमेंट भेजा आपने? यस मैम भेज दिया। शुभम शुभम यस मैम। शुभम यस मैम। with a smile, how are you? गुड, आई एम फाइन मैम। क्या हो गया, इतना मूड तुम्हारा ऐसा क्यों लग रहा है? हंसते हुए जवाब दो भाई, इतने दिन बाद मिल रहे हो मुझे, एक हफ्ता हो गया। यस यस मैम। What is good communication? When you meet, you greet with a warm, right? अच्छे से, Yes, खुशी ma'am. से। कुछ याद है पिछले हफ्ते जो पढ़ाया था या सब स्किप कर गया माइंड से? नाइस। यस नो, यस नो, एनीथिंग? क्या पढ़ाया था, क्या टॉपिक था लास्ट टाइम? क्या था टॉपिक? बताओ, कोई भी बच्चा बता दे। बाकी सब अपना ऑडियो म्यूट कर दो, जो आंसर करना चाहता है वो। हाँ जे, क्या पढ़ाया था? मैम पिछले मैम हफ्ते कॉन्सेप्ट तो ऑफ आई वाज एब्सेंट। अच्छा, यू वर मैं एब्सेंट, बताऊं? ओके। शुभम, आप थे लास्ट टाइम, यस मैम। क्या पढ़ाया था? साधारणीकरण, कॉन्सेप्ट ऑफ साधारणीकरण। गुड, समझ आ गया था? यस मैम। चलो फिर बता दो क्या होता है साधारणीकरण। जो लोग नहीं थे साधारणीकरण पिछले हफ्ते, हाँ जो, एक मिनट, जो लोग नहीं थे पिछले हफ्ते, जो भी स्टूडेंट्स नहीं थे वो सुन लो ध्यान से। हाँ बताओ शुभम, बताओ। साधारणीकरण एक मॉडल है मैम, जिसमें दो कम्युनिकेशन होती है दो पार्टीज के बीच में, और जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब हो रहे सबकी, मतलब समझ सके दोनों लोग। किसने दिया, और किस इसके उससे? हाँ बोलो। वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पे वो बेस्ड है, और एक और भर्तृहरि थे, उनके भी वाक्य पद्य पे बेस्ड था। ठीक है, भूमिका? तो यस मैम। 2003 में ये मॉडल बनी थी मैम। ठीक है शुभम, भूमिका आप बताओ। यस मैम। मैम आप बताओ। पूरा बता दूं? हाँ। साधारणीकरण बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सिंपल वे में, चाहे वो जेस्चर के थ्रू हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स के थ्रू हो, या चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू हो। इसके अंदर क्या कहते हैं, इंक्लूड मतलब हमारे पूरे रस होते हैं। साधारणीकरण का मतलब भी ये जो जैसे शुभम ने बताया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, और नॉर्मल जो सिंपल वे में लिसनर इजीली उसको डिकोड कर सके, और जो सेंडर है वो भी सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वे में अपना मैसेज कन्वे कर सके। और इसके 9 आपने मॉडल बताया था साधारणीकरण का मॉडल, इसके अंदर 9 प्रोसेस थे, 9 प्रोसेस थे, और उनको भी एक्सप्लेन करना है? नहीं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन लास्ट क्लास में था? जय नहीं था, राइट? और कौन नहीं था? यस मैम। कंचन नहीं थी, ठीक है। और विशाखा थी? विशाखा भी नहीं थी आई थिंक।
शाखा आप थे लास्ट क्लास में? नहीं थे शायद। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। बेसिकली साधारणीकरण एक मॉडल है जिसका मतलब होता है कि आप कम्युनिकेशन को कितना सिंपल वे में करें। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका कवर कर चुकी हूँ, बट जस्ट फॉर द रिवीजन फॉर एवरीबडी एंड दोज हु जस्ट ज्वाइन टुडे ओनली, ठीक है, उनके लिए एक छोटा सा कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक है कि साधारणीकरण क्या होता है। इट्स बेसिकली अ कॉन्सेप्ट वेयर यू कम्युनिकेट इन अ सिंपल मैनर, ठीक है, जिसमें आप जो बात कर रहे हैं वो दूसरे को समझ आ जाए, जो दूसरा आपको बात समझा रहा है वो आपको समझ आए। इसमें सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई सेंडर जो है जो भी बात भेज रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं भेजेगा तो जो रिसीवर है वो उसे रिसीव नहीं कर सकेगा। साधारणीकरण जो है कॉन्सेप्ट जो निकला है वो है नाट्य शास्त्र से, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है बच्चों, जितने भी लोग नहीं थे लास्ट क्लास में उनसे बात कर रही हूँ फिलहाल। और जो मॉडल है वो जो है 3 चीज इसमें बेसिकली जो मेन है डिपेंड जिस पे होती है वो है सहृदयास। सहृदयास मतलब कि इसमें जो आप लोग हैं जो किसी से भी बात कर रहे हैं, जैसे कि सेंडर हैं या रिसीवर जो भी जिससे भी बात कर रहे हैं वो सहृदयास होता है। ठीक है। भावास, भावास इन द सेंस जिस भी भाव से या इमोशन से आप बात कर रहे हैं वो होते हैं भावास। इसमें 9 चीजें आती है। अभिव्यंजना, अभिव्यंजना मतलब एक्सप्रेशन, आप किस एक्सप्रेशन से बात कर रहे हैं। अगर किसी के पास भी नोट्स अगर नोट डाउन हो तो आपस में शेयर कर लेना, ताकि जो बच्चे पिछली बार एब्सेंट थे उनको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। आई एम श्योर कि जो मैं अभी बताऊंगी वो उन्हें शायद उस तरह से समझ नहीं आएगा। ठीक है जे, आप नोट्स ले लेना किसी से, ठीक है। बाकी मैं भी सेंड करूंगी, बट बाकी अदरवाइज आप ले लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है संदेशा। संदेशा मतलब मैसेज एंड इंफॉर्मेशन। जो आप भेजते हो वो क्या भेजते हो। किसी को भी अगर बात करनी होती है तो क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो वो कहलाता है हमारा संदेशा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सारणी। सारणी मतलब क्या होता है, चैनल, किसके थ्रू, किस मीडियम के थ्रू आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है। उसके बाद क्या आता है 6 नंबर, कोई बताना चाहेगा, एनीबॉडी जिन्होंने पिछली बार अटेंड किया था, कोई बच्चा जिसने लास्ट क्लास अटेंड की थी। राइट, रस वंदना। सारणी मैंने बता दिया। उसके बाद 6 पॉइंट, नहीं बाबा, 6 पॉइंट इज रस वंदना। हाँ, यानी कि जो आप बात कर रहे हो उसको डीकोड करना और इनकोड करना। हाँ, ताकि मतलब डीकोडिंग मतलब जो भी मैसेज मैं कर रही हूँ उसको मैं समझ पा रही हूँ। डीकोड करना मतलब क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को आप समझ रहे हो यानी कि आप डीकोड कर पा रहे हो। ठीक है। उसके बाद आता है दोषास। दोषास मतलब बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन, जो मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताए थे, वही सब इंक्लूडेड है इसमें। उसके बाद क्या आता है भूमिका, संदर्भ। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट। नहीं दोषा आता है इसके बाद। दोषा मैंने बता दिया। उसके बाद आता है संदर्भ। हाँ उसके बाद संदर्भ। हाँ सॉरी संदर्भ का मतलब होता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि मेरा जो बात करने का अभी जो बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से, वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट से मैं पढ़ाई करा रही हूँ, ठीक है, स्टडी करवा रही हूँ, तो वो हो गया आपका संदर्भ। ठीक है। उसके बाद क्या आता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, फीडबैक। जो भी फीडबैक, प्रोसेस ऑफ फीडबैक। हाँ, जो भी कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं उसमें कोई ना कोई फीडबैक जरूर इन्वॉल्व होती है। ठीक है बच्चों। और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो निकला बेशक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से है, लेकिन इसे आइडेंटिफाई किसने किया था, बताओ कोई भी, सृष्टि किसने आइडेंटिफाई किया था। भट्टनायक ने। ठीक है। भट्टनायक। नहीं तो वो कौन था, वो जो डॉक्टर निर्मला थी। डॉक्टर निर्मला ने इंट्रोड्यूस किया था, वो मॉडल है, वो पूरा मॉडल है, ये जो मॉडल है उसने इंट्रोड्यूस किया था, जो नेपाल से बिलोंग करती है, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पूरे मॉडल को जो है बनाया है। अभी भी तुम लोग कंफ्यूज हो। देखो मैंने लास्ट टाइम, एक मिनट सब लोग अपना ऑडियो जो है म्यूट कर दो। मैं अभी दोबारा से एक बार चीज बता रही हूँ। अभी भी तुम लोग कंफ्यूज हो इस चीज में कि साहित्य बेसिकली जो आपका वो मॉडल है उसका, ठीक है, वो उसमें और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें तुम लोग कंफ्यूज हो। देखो ये जो साधारणीकरण है,
साधारणीकरण कहाँ से निकला? निकला है नाट्य शास्त्र से, ठीक है। नाट्य शास्त्र किसका था? भरत मुनि का, ठीक है। उस नाट्य शास्त्र को आइडेंटिफाई किसने किया? उस नाट्य शास्त्र को इस चीज के लिए आइडेंटिफाई किया भट्टनायक ने, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा साधारणीकरण का मॉडल तैयार हुआ है, ये जो पूरा मॉडल तैयार किया है वो डॉक्टर ने किया था, वो इन्होंने नहीं किया था, भट्टनायक ने नहीं किया था। कौन कंफ्यूज था जिसने अभी बोला कि वो कौन थी डॉक्टर? किसने बोला था अभी? हेलो, सृष्टि आवाज आवाज आ रही है? सृष्टि, मैम मैंने बोला सृष्टि, था। हाँ। तो देखो बेटा, साधारणीकरण का मॉडल जो है वो 2003 में हुआ है, ठीक है। और ये जो नाट्य शास्त्र से जब हमारा निकला है साधारणीकरण, ठीक है, वो कब निकला था? बीसी में, यानी कि बीसी और एडी के टाइम पे निकला था। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक मैं आपको इसका एग्जांपल ऐसे देती हूँ, मैंने एक किताब लिख दी, ठीक है, मैंने एक किताब लिख दी, लेकिन जब नई यंग जनरेशन आई उसने मेरी उसी किताब को पढ़ा और उसमें से एक मॉडल तैयार किया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। समझ आ गई? तो जो डॉक्टर निर्मला मणि थी उन्होंने यही काम किया। उन्होंने क्या किया? इस पूरे जो लिटरेचर था उसको पढ़ा, साधारणीकरण को, और उसका मॉडल तैयार किया जिसमें ये 9 पॉइंट्स उन्होंने रखे। क्योंकि नाट्य शास्त्र बेसिकली सिर्फ भाव पर बेस्ड है, रस पर बेस्ड है, आपके इमोशंस पे बेस्ड है। लेकिन जो निर्मला है उसने इन सबको पॉइंट आउट करके आपको बताया कि आपको साधारणीकरण की प्रोसेस में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। यस मैम। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज में कि साधारणीकरण है क्या और उसका मॉडल क्या है? बोथ आर डिफरेंट। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इन दोनों को एक साथ मत जोड़ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट में रूट जो है वो नाट्य शास्त्र से है, लेकिन जो मॉडल तैयार हुआ है 2003 में हुआ है वो बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। यस मैम। यस, नो, नो, यस, एटलीस्ट रेज योर हैंड। यस मैम। एवरी, यस मैम। ठीक है। सृष्टि, सृष्टि समझ आ गया अभी? समझ गई। ठीक है। अब हम लास्ट टाइम कहाँ पे थे? लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है जे? जे, यस मैम। मैम एक बार ठीक रिपीट है। करना। हम लोगों ने लास्ट टाइम, मैंने जो टॉपिक बिल्कुल टच किया था लास्ट क्लास में वो क्या था? इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स क्या क्या होती हैं या फिर क्या क्या थी उस वक्त में। तो मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया था कि इंडियन ट्रेडिशनल क्या क्या होती है, जैसे कि नौटंकी हो गया, नाटक हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गए, रामलीला हो गई। ये सब हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे उस जमाने में, जो स्टार्टिंग हुई थी कम्युनिकेशन की, उस टाइम पे हम शुरू करते थे, ठीक है। विशाखा, विशाखा, am I clear to everybody? Vishakha, am I clear to you? यस मैम। Yes, no, no, yes, ठीक है। आप सब लोग अपना ऑडियो जो है म्यूट कर दो। अगर मैं कुछ सवाल पूछूंगी तब आप जवाब देना, तब आप अनम्यूट करना, वरना ऑडियो कहीं से आ रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है सबको। म्यूट करो सब लोग अपना ऑडियो पहले। विशाखा अपना ऑडियो म्यूट कर दो, ठीक है। विशाखा आपका ऑडियो म्यूट नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में कितनी तरह की टाइप्स, बेसिकली टाइप्स ऑफ मैम मेरा नेटवर्क ट्रेडिशनल इशू है थोड़ा। कम्युनिकेशन। अच्छा, कोई इशू नहीं है, आप अपना म्यूट कर दो ऑडियो। अगर मेरे को कुछ सवाल होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स, नेटवर्क इशू नहीं बोल पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म्स को समझने से पहले हमें 3 चीजें जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो क्या है? सबसे पहले है मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर एंड फोक कल्चर, ठीक है। मास कल्चर का मतलब क्या होता है? मास कल्चर वर्ड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जे, क्या आता है? जे, यस मैम। जब आपके पास कोई बोलता है मास कल्चर, क्या आता है माइंड में? क्या क्लिक करता है? ऐसा कल्चर जो बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता हो। ठीक है, गुड। एनीबडी वांट्स टू ट्राई?
मैम एक ऐसा कल्चर जो कि मास मीडिया से इन्फ्लुएंस, जैसे कोई टीवी, जैसे बीच में हिप्पी कल्चर था, इस तरह कोई भी ठीक है। टीवी शो या मूवीज से इन्फ्लुएंस्ड वाला कल्चर, वो मास होता है, मास कल्चर। ठीक है। मास कल्चर इज अ कल्चर वेयर यू कैन से द मास इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है, जहाँ पे पूरा कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती है, वो मास कल्चर होता है। और ये कहाँ पे डिपेंड किस पे होता है? पॉइंट ऑफ व्यू पे। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इंस्टेंस, जैसे हमारे देश में भी कितने बोला जाता है कि कुछ लोग लिबरल्स हैं, ठीक है, लिबरल्स मतलब कि जो जिनकी जो सोच है वो लिबरल है, ठीक है, वो उस कई बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट विंग। क्या मतलब है इसका, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग का? इसका मतलब यही होता है कि जो लेफ्ट विंग वाला है वो उसका सोच जो है, उसका जो सोचने का तरीका है वो अलग है, और जो राइट विंग है उसका सोचने का तरीका जो है वो अलग है, ठीक है। तो बेसिकली जो मास कल्चर होता है वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू पे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी भी चीज पे या किसी भी टॉपिक पे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और वो जो कल्चर है वो मेरे लिए क्या अहमियत रखता है, ठीक है। मास कल्चर का बेसिकली जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? मास क्या होती है? मास की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मास मतलब बहुत सारा लोग, ग्रुप्स, ठीक है। मास जो होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो इलिटरेट होती है ज्यादातर। क्या होती है? इलिटरेट, ठीक है। जब आप मास होती है जहाँ पे भी एक समझ लो, बहुत सारा समझ लो, कैसे समझाएं? फॉर एग्जांपल रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे ने पूरा स्पीच दिया था, या जब वो खड़े हुए थे, वहां पे जितने भी लोग गए थे, ठीक है, वहां पे शोर शराबा भी था। तो मास, जो मास वहां पे पहुंचा, वो नॉइज भी थी, वहां पे नॉइज था, ठीक है। वास्ट होती है मास। मास कल्चर जो होता है वास्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा पूरा फैला हुआ जो कह सकते हो, और वो स्कैटर्ड होता है। लेकिन वहीं पे इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है? जो मास क्राउड होता है वो डायनामिक होता है, उनके जो पॉइंट्स, मतलब उनके पास जो आइडियाज होते हैं वो डायनामिक होते हैं, वॉलेटाइल्स होते हैं, वो रेवोल्यूशनरी होते हैं, मतलब वो कुछ भी, किसी भी तरह का आंदोलन लाने के लिए तैयार रहने वाले लोग होते हैं। तो ये हमारा जो मास कल्चर होता है उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं। मास कल्चर का मतलब आप सबको समझ आ गया? मास कल्चर का मतलब जितना मैंने अभी तक समझाया, कंचन आपको समझ आया अभी तक मास कल्चर? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद जो है, अगर हम मास कल्चर की बात करें इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मास कल्चर क्या होता है? कोई बताएगा? इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में बताना है मास कल्चर। मैम जैसे मैम ये पहले के टाइम पे, रामलीला होती है। वन बाय वन, हाँ बोलो। चल शिवम एक तुम एक बोलो। पहले बताओ, शिवम नहीं बोलो। नहीं, भूमिका बोल ले। मैम मैं कह रहा था मैम कि पहले, जैसे, हाँ बोल बोल बोल। अरे यार तुम दोनों क्या कर रहे हो? भूमिका हाँ बोल, भूमिका भूमिका तुम बोल। बोलो। ठीक है मैम। मैम जैसे पहले के जमाने में जैसे राजा वगैरह होते थे, अगर उनको हाँ। कोई भी, अगर जैसे अपनी प्रजा को कोई मैसेज देना होता था तो बहुत सारे लोग एक टाइम पे इकट्ठा होते थे एक ही जगह पे। तो उसको एक तरीके से मास कल्चर हम बोल सकते थे, क्योंकि एक जो मतलब जैसे आपने अन्ना हजारे का बोला, तो वो एक लीडर था और सुनने वाले बहुत हजारों में थे, तो एक तरीके से मास कल्चर हो गया। तो हाँ, तो ठीक है। इंडियन पर्सपेक्टिव के थ्रू हम अगर हम देखें तो मास कल्चर यही होगा। और शुभम आप भी बताओ। मैम शिवम। मैम वही। हाँ शिवम बोलो। मैम अच्छा मास शुभम कल्चर से। तुम बोल रहा था, हाँ बोलो। अच्छा बोलो बोलो, शुभम बोल। वही बोलते हैं कि नगर में ढिंढोरा पिटवा दो, तो ढिंढोरा में मास कल्चर ही होता है। काफी अच्छा लोग ठीक एक है। एक ग्रुप को संबोधित करते हैं मैम, मतलब ये ढिंढोरा पिटवाना मतलब काफी पब्लिक, पूरी पब्लिक जान जाती है उससे। तो ठीक वैसे है। सत, सत और जैसे साधु लोग सत्संग करते हैं तो वो भी एक मास ही हुआ मैम। रामलीला, नौटंकी, ये सब सारी। ठीक है। हाँ शिवम आप बताओ। मैम मैं यही बोल रहा था, तो सब लोगों ने बताया, बस ये है कि मास कल्चर और मास कम्युनिकेशन में थोड़ा डिफरेंस है। कहने का मतलब जैसे एक बड़े ग्रुप को संबोधित करना, वो मास कल्चर में नहीं ऐड होगा, वो मास कम्युनिकेशन में चला जाएगा। और मास कल्चर तब तब होता है जब बहुत बड़ा मास, बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल सेम चीज को फॉलो कर रहे होते हैं, सेम चीज को फॉलो कर रहे होते हैं और उसको और प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, तो तब वो दैट मास इज व्हाट कल्चर आई का है। टोल्ड शिवम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मास कल्चर डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है।
ठीक है एवरीबडी, जस्ट मेक इट क्लियर, इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि अगर मेरा पॉइंट है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। अच्छा, मैं अन्ना हजारे का ही एग्जांपल देती हूँ। अन्ना हजारे की जब रैली हुई तो बहुत सारे लोग वहां पे जाते थे, ठीक है। आई एम श्योर आप में से, पता नहीं मुझे कॉलेज टाइम पे कौन वहां गया नहीं गया, स्कूल टाइम पे मे बी आप में से काफी लोग स्कूल टाइम में होंगे। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे आते थे जो उनको पॉजिटिव बोलते थे, कुछ ऐसे भी आते थे जो उनको नेगेटिव बोलते थे, जो उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। तो जो पॉजिटिव वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो सोचने का नजरिया है वो नेगेटिव और क्रिटिसाइज करने वाले लोगों से बिल्कुल अलग था। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो, और आप किस कल्चर को मीन करते हो, यानी कि आप किस कल्चर के ऊपर बेसिकली सोचते हो, वो आपको मास कल्चर में बेस्ड करता है। अगर मैं पॉजिटिव सोचने वाली हूँ तो मेरा अलग ग्रुप हो जाएगा, और जो मैं नेगेटिव सोचने वाली हूँ तो मेरा ग्रुप अलग हो जाएगा। होता सेम चीज है, मतलब कहने का ये पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट साथ में रहेगा, लेकिन दोनों चीजों का जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, जैसे कि जो मास होती है वो डायनामिक होती है, रेवोल्यूशनरी होती है, मास इलिटरेट भी होती है, वो स्कैटर्ड होती है, वो कहीं ना कहीं एनोनिमस होती है, यानी उन्हें नहीं मालूम होता है कि हमें, कई लोगों को नहीं मालूम होता कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कई रैलीज में आपने देखा होगा, टीवी पे लोग आते हैं रैलीज में, उन्हें नहीं मालूम होता कि मुद्दा क्या है। जब इंटरव्यूज भी कई चलते हैं जिसमें पूछा जाता है आप क्यों आए हैं, आप नहीं मालूम होता है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि उनका कोई सोच नहीं है, वो एनोनिमस है, वो अज्ञात है किसी भी चीज से, लेकिन वो मास कल्चर में आए हुए हैं, यानी कि वो उस रैली में मौजूद हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू को कह सकते हो कि प्रमोट करने के लिए। तो मास कल्चर के बेसिकली डिफरेंट होता है पॉपुलर कल्चर से। पॉपुलर कल्चर क्या होता है? पॉपुलर कल्चर होता है एक ऐसा कल्चर जो कि दुनिया में जाना जाता है, फेमस होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कल्चर जो कि बहुत लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो हमारा क्या कल्चर है, वो कई लोगों से फॉलो किया जाता है ना, तो वो हमारा हो जाता है पॉपुलर कल्चर, ठीक है। मास कल्चर में मास इन्वॉल्व होता है, अगर उसी मास में पॉपुलैरिटी मिल जाए तो वो पॉपुलर कल्चर आ जाता है उसमें। उसी तरह से उसके बाद थर्ड जो आता है वो है फोक कल्चर। फोक कल्चर का मतलब होता है जहाँ पे आपका ट्रेडिशंस ऐड हो जाते हैं कल्चर में, ठीक है। एवरीबडी, कोई ऐसा तो नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ बट आपको समझ नहीं आ रहा है? मैम थोड़ा मास कल्चर और पॉपुलर कल्चर में कंफ्यूजन हो रहा है, पर थोड़ा क्लियर कर दो। देखो, मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो मास से, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग होती है, बहुत सारा ग्रुप होता है, ठीक है, इतना समझ आ गया? मास कम्युनिकेशन, यस मैम, ठीक है। वहीं पे अब हम मास कल्चर कर देते हैं। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बिलोंग करती हूँ। अगर मेरी सोच है कि ये किताब अच्छी है, ठीक है, और बाकी कुछ लोग और है जिसमें बोला कि हाँ ये किताब अच्छी है, और बाकियों ने बोला, तो मेरा क्या मास कल्चर होगा? मेरा मास कल्चर जो होगा वो पॉजिटिव पॉइंट वाला होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ नेगेटिव पॉइंट वाले भी होंगे जो कि बोलेंगे कि नहीं यार ये बेकार बुक है, ये अच्छी बुक नहीं है, उनका मास कल्चर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाला हो जाएगा। तो मास कल्चर मतलब जहाँ पे लोग कल्चर को फॉलो करते हैं लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है मास कल्चर में, हाँ, और लेकिन मतलब आपकी पॉपुलर कल्चर सोच में जो सेम है, होता है सब। नहीं, पॉपुलर कल्चर क्या होता है? पॉपुलर कल्चर जिसे लोग बहुत अच्छे से मानते हो। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? पॉपुलैरिटी किस चीज को मिलती है? जिसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, बस जिसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी चीज हो जाती है या पॉपुलर हो जाती है अमंग द ऑडियंस, ठीक है, तो वो आपका आ जाता है पॉपुलर कल्चर। फॉर इंस्टेंस, मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि साउथ में मूवीज बनती हैं जब, ठीक है, साउथ की बात कर रही हूँ, जब साउथ में मूवीज बनती है तो वहाँ का टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग है मूवीज देखने वाला। वो हमारा नॉर्थ का जो ऑडियंस है उससे बिल्कुल अलग है। वो अपने जो एक्टर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको भगवान की तरह पूजा जाता है वहां पे, ठीक है। रजनी को जानते हो, रजनीकांत वगैरह, इन सब जो एक्टर्स हैं इनको किस तरह से पूजा जाता है, कमल हसन हो गए, इनको वहां पे भगवान की तरह पूजा जाता है। यानी कि वो उनका पॉपुलर कल्चर है वहां पे, वो दैट्स कॉल्ड पॉपुलर कल्चर। जब ऑडियंस में कोई चीज फेमस हो गई तो वो क्या हो जाएगा? पॉपुलर कल्चर हो जाएगा, ठीक है। और जब फोक कल्चर का मतलब क्या होता है? फोक कल्चर का मतलब होता है जब उसमें ट्रेडिशंस आ जाए, लैंग्वेजेस जुड़ जाए, डायलेक्ट आ जाए। मतलब कि फोक एक ऐसी चीज है, बहुत ही वास्ट है, उसमें आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है एक छोटी सी चीज है, सीमित है किसी चीज को लेकर। नो,
इट इज अ डायनामिक और इट्स बेसिकली अ वास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फोक का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी से समझ रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज को अपने जो भी आपके ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशंस क्या होते हैं? ट्रेडिशंस होते हैं जो मुझे पास्ट से मिला है, यानी जो मेरे पुरखों ने मुझे दिया है, ठीक है, वो एक ट्रेडिशन है, समझ रहे? जो आपको पुरानी हेरिटेज जो चीजें मिलती हैं वो आपका ट्रेडिशन होता है, यही होता है ना ट्रेडिशन। किसी को कोई डाउट इस चीज तक टिल दिस पॉइंट? यस यस, नो, नो, यस, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे पास। एटलीस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन समझ आ जाए मुझे कि अंडरस्टैंड कि कहाँ पे तुम लोग हो, कहाँ नहीं हो। जय? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। शाखा? सृष्टि? मैम मैं तो ढंग से सुन ही नहीं पा रही हूँ, अपने आप लॉग आउट हो जा रहा है बार बार। ओफो, तो तुम लोग यार, ये बैरियर है मैम डिजिटल का, मेरा कैसे भी मैनेज? नेटवर्क इशू की वजह से अच्छे से नहीं आवाज आ रहा लॉग है। आउट हो जा रहा है। ऑफ मैं अब इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ? अच्छा, आई डू वन थिंग। देखो, तुम सबका मैंने जो यूनिट अभी फर्स्ट करवाया, मेरे पास वक्त नहीं था इसलिए मैं भेज नहीं पाई नोट्स, लेकिन मैं उसको जो भी नोट्स मेरे पास हैं वो तुम्हें भेज दूंगी, मतलब पॉइंटर्स वाला, ताकि एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। और ये वाला भी जो मैं बना रही हूँ या जो बनाया बताया है, इसका भी पॉइंटर्स भेज दूंगी। तो तुम एक काम करना, जितना तुम्हें अभी समझ आ रहा है, क्योंकि अब मैं डिजिटल में कुछ कर नहीं सकती हूँ, इन पर्सन होती तो शायद एक दो बार और समझा सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तो हमें कवर जल्दी करना है, तो उसी हिसाब से आई ट्राई कि मैं तुम्हें नोट्स भेज दूं तो तुम उसे समझ लेना, ठीक है। जितना समझ आ रहा है अभी, जितना सुन पा रहे हो उस हिसाब से सुन लो, बाकी फिर देखते हैं आगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यान में मैसेज कर देना, आई विल क्लियर आउट, मतलब कि जो भी होगा, जो भी समझ नहीं आएगा, ठीक है सृष्टि? यस मैम। मैम आप ऑफिशियल ग्रुप पे वो नोट्स भेज देना तो सारे लोग पढ़ लेंगे उससे ही। हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगी। तो ठीक है, अब ये है कि द फोक कल्चर जो है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कल्चरल ट्रेडिशंस, ठीक है, जो कि ओरल होते हैं, जिसमें किसी तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, किसी तरह की रिटन लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, किताबों की जरूरत नहीं होती। फोक कल्चर मतलब होता है कि एक्सप्रेशंस के थ्रू आप बात बता रहे हो या अपने इमोशंस के थ्रू बात बता रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे फोक सॉन्ग्स आ गए और फोक टेल्स आ गई, जो कि मतलब दादी नहानी की कहानियां होती थी, वो आ गई। ये सब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, बट थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। फोक कल्चर का मतलब जो होता है वो बेसिकली वैदिक लिटरेचर जो है उसमें जो लिखा गया है उसका जो मीन है वो होता है श्रुति, ठीक है। श्रुति मतलब क्या होता है? मतलब सुनना, द हर्ड, जो सुन रहे हैं हम, ठीक है। फोक कल्चर मतलब जो सुन रहे हैं। एंड स्मृति यानी कि जो मेमोरी में बेस्ड हो रहा है। मतलब फोक कल्चर एक ऐसी चीज है जिसमें हम किसी भी चीज को सुनकर अपने दिमाग में बिठा रहे हैं, याद कर रहे हैं, या समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज हो रही है, ठीक है। मतलब जो फोक कल्चर के थ्रू मैसेज दिया जाता है वो मोर क्लियर होता है एंड प्रिसाइज होता है, एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट हैपनिंग। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई नौटंकी हो रही है या कोई नाटक हो रहा है, प्ले चल रहा है, आप उसको देखते हो, विजुअलाइज करते हो कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कहा जा रहा है, तो शायद जो आप देख रहे हो उसको आप ज्यादा अच्छे से अपने मेमोरी में फिट कर पाते हो, बजाय इसके कि आप किताबों में पढ़ रहे हो। किताब में पढ़ना यानी रटना, ठीक है, लर्न करना कि हाँ मुझे ये अपना दिमाग में बस लर्न करना है, बिठाना है, वो चीज नहीं होती है। फोक कल्चर में सब कुछ क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी सेंडर जो आपको मैसेज देना चाह रहा है, आप रिसीवर हो, वो इजिली कन्वे कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें जेस्चर्स होते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं जो लिखवाने वाली हूँ, सबके पास पेन एंड पेपर हैंडी है। अब मैं टाइप्स ऑफ ये लिखवाने वाली हूँ, ट्रेडिशनल फॉर्म्स, उसको लिख लो, वन सिर्फ पॉइंटर्स बना लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ पॉइंटर्स, बाकी मैं समझाती जाऊंगी वन बाय वन। सिर्फ पॉइंटर्स लिख लो ताकि आगे एग्जाम्स के टाइम पे तुम्हें पॉइंटर्स पढ़ के भी पता चल जाए कि एग्जैक्टली उसमें आंसर क्या करना है, ठीक है। बोलू? जी मैम। यस मैम, बोलिए। अच्छा, सबसे पहले तो टाइप ऑफ जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन है उसमें आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होती है, ठीक है। लिख लो 1.1 फॉर्मल / इनफॉर्मल, ठीक है।
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नंबर 2 है रिचुअलिस्टिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। रिचुअलिस्टिक, RITUALISITEC, रिचुअल से रिचुअलिस्टिक, ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड है सिंबॉलिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो सिंबॉलिक मोड होता है। सिंबॉलिक, SYMBOLIC, सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सबने लिख लिया यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. किसी का मिस तो नहीं हुआ? शिवम, मिस तो नहीं हुआ? अगर नहीं हो मैम, गया लिख तो लिया। हैंड रेस, अगर नहीं हुआ है किसी का भी तो हैंड रेस कर दो, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूंगी। हो गया? यस मैम, लिख लिया है। Yes, ma'am. ठीक है। फोर्थ है रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रिक्रिएशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. एंड देन द नेक्स्ट वन है रेगुलर फ्रेंडली एसोसिएशंस। Sorry, ma'am, एक बार repeat करना आवाज। रेगुलर फ्रेंडली एसोसिएशंस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं बता रही हूँ फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मल मतलब जो कि जिसमें बहुत चीजें जो हैं बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो, जिसमें कोई कह सकते हो कि मतलब इनफॉर्मल चीजें ना हो। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन जो पुराने ट्रेडिशनल जो हमारी होती थी, जो पुराने जमाने में या विलेजेस में, बेसिकली हमारे यहाँ ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि 70% पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेजेस। यहाँ पे क्या होता है, सब ज्यादातर लोग जो गांव देहात में रहने वाले हैं वो किस चीज पे बेस्ड हैं? आज भी वो ट्रेडिशनल वेज ऑफ कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो है पब्लिक अनाउंसमेंट्स। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सबसे पहली चीज होती है वो है पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट कैसे की जाती है? जो गांव का प्रधान होता है वो क्या करता है, किसी की फॉर इंस्टेंस शादी है या फिर इलेक्शन के टाइम्स पे भी आपने देखा होगा, जो वोटर्स को कह सकते हो कि जो अपनी तरफ खींचा जाता है वो किस तरह खींचा जाता है? गांव गांव में जाके जब आपके जो प्रधान हैं या फिर जो आपके कह सकते हो कि नेता लोग हैं, जब जाके अनाउंसमेंट्स करते हैं, ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट्स करते हैं, वो क्या हो जाता है? वो फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। वो ट्रेडिशनल फॉर्म ही है हमारा, में कोई लिखत पढ़त नहीं होती है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं होती है, कोई किताब नहीं होती है। वो वर्बली चीज बोली जाती है, उसमें एक्सप्रेशंस के थ्रू बात की जाती है। ठीक है, उसमें बोला जाता है, सिर्फ जो कम्युनिकेशन है वो है इंटरपर्सनल वाला, जिसमें आपसे बात की जाती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, इसी में फॉर्मल कम्युनिकेशन में ए नंबर है आपका पब्लिक अनाउंसमेंट, बी नंबर है घेरा। घेरा मतलब, एक मिनट प्लीज अपना ऑडियो जो है वो म्यूट कर दो, जो भी जिसका भी है, थोड़ा नॉइस आ रहा है। घेरा की स्पेलिंग है GHERA, घेरा। ठीक है, घेरा क्या होता है? घेरा मतलब अभी जब भी आप किसी गांव में जाते हो तो क्या होता है, किसी एक पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। ठीक है, बैठे होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं? बैठ के आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं, गॉसिप्स कर रहे होते हैं, Excuse पूरे me, गांव की ma'am. बात हो रही होती है वहां पे। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? मैम आपकी, मैम भूमिका, हाँ थोड़ी भूमिका ऑडियो बोलो। आपकी क्लियर नहीं आ रही है। घेरा मतलब क्या मैम, किस चीज का पार्ट है ये? घेरा, घेरा मतलब GHERA। घेरा मैं बता रही हूँ, जैसे विलेजेस में अब जब बात देखा होगा कि किसी भी जगह पे एक लोग 4-5 लोग बैठे होते हैं इकट्ठा ग्रुप बना के, जैसे कि पेड़ के नीचे बैठे हैं या फिर जो आपकी चारपाई होती है उस पर बैठ के बात कर रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो डिस्कशंस किसी विलेज मतलब गांव के से जुड़ी हो या फिर देश से भी जुड़ी होती है, कई मुद्दों पर जब डिस्कशन हो रही होती है। ठीक है,
जो एक दूसरे के साथ सोशलाइज कर रहे होते हैं बेसिकली, उसे कहते हैं घेरा, जहाँ पे एक साथ पूरा ग्रुप जो है आपस में डिस्कशन करता है। वो क्या है, वो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। वहाँ पे कोई मतलब इस तरह की बात तो नहीं हो रही है जिसमें आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो या फिर डिजिटलाइज कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इंटरपर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसमें आप एक दूसरे से गॉसिपिंग करते हो। आप लोग भी करते हो ना, कॉलेजेस में क्या होता है, ग्रुप बना के गॉसिप होती है ना एक दूसरे के Yes, साथ, ma'am. होती है ना। Yes, ma'am. तो दैट इज काइंड ऑफ, अब अगर हम उसको विलेज के उसमें ले जाए तो वो घेरा कहलाएगा। तुम लोग मॉडर्न हो, तुम लोग कॉलेज में कर रहे हो तो इसलिए उसे नहीं कह सकते घेरा, बट अदरवाइज